हेलो गाइस। हेलो एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीपल। हम लोग आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। वो क्या है कि हम लोग को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का प्रिपरेशन करना कैसे है। नहीं बस यूपीएससी के एग्जामिनेशंस के लिए, बल्कि जो बाकी जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट कराती है, उनके लिए भी हम लोग को आखिर इसकी तैयारी करनी कैसे है। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि आप लोग को आखिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ना क्यों है। मैंने जनरली बाकी वीडियोस में देखा कि लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यही बताना शुरू कर देते हैं कि हमें इन्वायरमेंट कहाँ से पढ़ना है, क्यों पढ़ना, कैसे पढ़ना है। बट कोई ये डिस्कस नहीं करता कि आखिर हमें इस चीज़ को पढ़ना क्यों है। एक चीज़ समझिए कि जब हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखते हैं। जैसे कि इकोसिस्टम। आप जनरली अपने सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी में आप क्या देखते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है। किसी भी काम के लिए हो सकता है वो। मान लीजिए कोई आप तक सब्जी पहुंचाता है या कोई आप तक दूध पहुंचाता है। आप क्रिकेट मैच को देखिए, वहाँ पर क्या होता है कि एक प्लेयर जो है ग्राउंडमैन के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो ग्राउंड का प्रिपरेशन करेगा तभी वहाँ पर मैच हो पाएगा। इंटर्न क्या है कि जो ग्राउंड्समैन है वो भी जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वहाँ पे मैच नहीं होगा तो उनका जो मेहनत है वो बेकार जाएगा। तो इस तरह से एक सिस्टम हर जगह चल रहा है। इसी तरह हमारा जो इकोसिस्टम है वहाँ पर भी एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो कुछ बायोटिक फैक्टर्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बाकी एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सिमिलरली एबायोटिक फैक्टर्स भी बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो एक सिस्टम बना हुआ है। इन्वायरमेंट पढ़ने से हमें इसी इकोसिस्टम को अप्रिशिएट करने की कैपेबिलिटी मिलती है। उसी तरह इन्वायरमेंट पढ़ने पढ़ने से हम लोग बायोडाइवर्सिटी को भी अप्रिशिएट कर पाते हैं। कैसे? जैसे आप लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर आप देखते होंगे कि बहुत ही वास्ट वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी मिलती है। जैसे कि मान लीजिए डाइवर्सिटी हो सकती है रिलीजियस बेसिस पे, या फिर अलग अलग कास्ट एग्जिस्ट करते हैं। फिर लिंग्विस्टिक्स के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हालांकि डाइवर्सिटी है लेकिन एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बना रहता है, एक हार्मनी बनी रहती है। यही चीज़ जो है हम बायोडाइवर्सिटी में भी सीखते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अगर पीसफुली कोएग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पर अगर कुछ छेड़छाड़ हो रहा है, अगर कुछ वायलेंस ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस हो रहा है किसी चीज़ का, तो वहाँ पर पीसफुली कोएग्जिस्टेंस नहीं होता है। एट द एंड क्या होता है कि डिवास्टेशन होता है। जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाता है, उसका सर्वाइवल जो है स्टेक पे आ जाता है। फिर अगला चीज़ देखिए, पोल्यूशन। आप अपने सिस्टम में क्या देखते हैं कि अगर पोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि सरकार में मान लीजिए करप्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस वजह से क्या होता है, जो सिस्टम है जो वो पूरा खोखला हो जाता है। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई इकोसिस्टम में पोल्यूशन प्रिवेल कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो अंदर ही अंदर इकोसिस्टम को खा जाता है। और इसके बाद एंड रिजल्ट आपको पता है, बहुत ही डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स होते हैं। आप देख रहे होंगे आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इस वजह से क्या ज़रूरी है कि हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ने के थ्रू हम लोग इस चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखें। फिर हम लोग को ये भी सीख मिलती है कि क्योंकि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है तो हमें उन सोर्सेज का कंजर्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए कि पोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है, करप्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें उसको कम करने की ज़रूरत है। ये चीज़ हमें इन्वायरमेंट पढ़ने से हमें सीख मिलती है। अगर कम नहीं करेंगे तो डिवास्टेशन होगा। इसलिए अगर हमें सरवाइव करना है लॉन्गर टर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कंजर्व करने की ज़रूरत है, हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है जो भी हमारे इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, उस चीज़ का। तो आई होप आप लोगों को कुछ पता चला होगा कि आप लोग को आखिर इन्वायरमेंट पढ़ना क्यों है। अब फैक्चुअल बेसिस पे बात करते हैं। जो ट्रेंड समझिए कि किस तरह के क्वेश्चंस, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते रहे हैं एग्जामिनेशन में, जिस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन्वायरमेंट पढ़ना। देखिए यहाँ पर इस एक्सिस पे क्या है कि ईयर बढ़ रहा है। 2011 में देखिए अराउंड 20 क्वेश्चंस आए थे, और ये कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। ऑन एन एवरेज देखिए कि अराउंड 15 टू 18 क्वेश्चंस जो हैं वो हर साल आते रहे हैं इन्वायरमेंट से। और ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, इसलिए क्या हो जाता है, हमें इन्वायरमेंट पढ़ना पड़ता है।
अगर हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इसको अवॉइड करके हम लोग एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का कॉमन प्रीलिम्स होने लगा है, तो इस वजह से भी क्या हो गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बढ़ गए हैं। एक बात तो हो गई है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि हम लोग का आखिर सिलेबस क्या है। तो अगर हम इन यूपीएससी के सिलेबस पे जाएं तो यूपीएससी लिखती है प्रीलिम्स के लिए कि जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जिसका कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जरूरी नहीं है। अब हालांकि ये तो कहने के लिए बहुत ही कम चीज़ है, लेकिन इसके अंदर बहुत चीज़ें आ जाती है, सिलेबस बहुत ही वास्ट हो जाता है। और मेंस में दो टर्म्स यूज़ हैं, एक तो बायोडाइवर्सिटी यूज़ हुआ है और एक इन्वायरमेंट यूज़ हुआ है। और ये बहुत ही हॉलिस्टिक टर्म्स है, ये हर चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर लेता है। तो हम लोग टॉपिक्स को अलग अलग उसमें बांट सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ तो आप जनरल कंसेप्ट सीखेंगे। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, बायोस्फीयर हो गया, बायोम हो गया, फिर इकोसिस्टम हो गया, फिर कहाँ एज स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही हैं, नीश क्या होता है, फिर इकोसिस्टम में बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनिजम्स का क्या रिस्पॉन्स होता है एबायोटिक फैक्टर्स को, वो कैसे अडेप्ट करते हैं अगर मान लीजिए कोई एबायोटिक फैक्टर चेंज कर रहा है, पॉपुलेशन में क्या ग्रोथ होता है, पॉपुलेशन कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या एनर्जी फ्लो हो रहा है सिस्टम में, फिर इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या है, पिरामिड्स क्या हैं, सक्सेशन क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स होता है वो क्या है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, इकोसिस्टम सर्विसेज क्या हैं, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ये, फिर बायोटेक्नोलॉजी का रोल इन्वायरमेंट में, जैसे कि मान लीजिए बायो फर्टिलाइजर बन रहा है, बायो पेस्टिसाइड्स बनाए जा रहे हैं, फिर बायोमास गैसिफिकेशन हो गया। तो ये जनरल कंसेप्ट हो गए। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक बांट देते हैं पोल्यूशन। पोल्यूशन में पोल्यूशन क्या होता है, कौन कौन से टाइप के पोल्यूशन होते हैं, फिर पोल्यूटेंट्स हो गए, फिर कुछ इंडेक्स बनाए जाते हैं, हमें पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना है, फिर इन पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे अलग अलग चीज़ होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, फिर ग्रीन हाउस गैसेज क्या होते हैं, एसिड रेन होता है, ओजोन डिप्लीशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, क्लाइमेट चेंज बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर फिर हम लोग बहुत चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, इसकी वजह से क्या, ये कैसे होता है, इसके वजह से क्या असर पड़ता है, फिर एमिशन ट्रेडिंग हो गया, कार्बन ट्रेडिंग हो गया, कार्बन क्रेडिट्स हो गए, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर हम लोग सब टॉपिक्स बहुत सारे बना सकते हैं। इसके अलावा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हो गया, फोटोकेमिकल स्मॉग, अलग अलग टाइप के स्मॉग होते हैं, लंदन स्मॉग हो गया, लॉस एंजलिस स्मॉग हो गया, ये सब पढ़ना है। फिर बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या है, एल्गल ब्लूम क्या है, बायोमैग्निफिकेशन, बायो रेमेडिएशन, ये सब बहुत वास्ट सोर्सेज हैं। इन सबको हमें पढ़ना पड़ता है और बहुत डीपली रिसर्च करके नहीं पढ़ना है, हमें बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। आप लोग चाहें तो इस स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा फिर बाकी सिलेबस देखने में। और मैंने देखिए क्योंकि एक्स्ट्रा लिख रखा है, इसका कहने का मतलब है कि इसके अलावा भी इस चीज़ में इंक्लूड हम लोग कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक हो गया बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब इसके अंदर भी हम लोग बहुत चीज़ देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एनिमल और प्लांट का बायोडाइवर्सिटी हो गया। इसके अलावा अलग अलग टाइप के बायोडाइवर्सिटी होते हैं, जैसे कि जीन लेवल पे हो गया, फिर स्पीशीज लेवल पे हो गया, फिर बायोडाइवर्सिटी का एग्जिस्टेंस का पैटर्न हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे होता है, क्यों होता है, हमें क्यों प्रोटेक्ट करना है बायोडाइवर्सिटी को, फिर इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट्स हैं, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। IUCN का रेड डेटा बुक, फिर क्या इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, और इसके अलावा न्यूज़ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ रहते हैं, हमें उनके बारे में भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा फिर कोरल रीफ्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए, मैंग्रोव्स हो गए। इस तरह से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे टॉपिक्स को ध्यान में रखने के लिए। अभी इसके अलावा सरकार ने बहुत सारे लेजिस्लेशन और पॉलिसीज़ बनाए हैं, हमें उन चीज़ों के बारे में भी जानना है। जैसे जो एयर पोल्यूशन का एक्ट है, वाटर पोल्यूशन का एक्ट है, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, EPA है, फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, फिर बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाए गए, जैसे नेशनल सोलर मिशन है, फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम है। तो इस तरह से बहुत सारे आप पॉलिसीज़ पे भी आप के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। फिर प्रोटोकॉल्स एंड समिट्स में बहुत सारे समिट्स हुए हैं, जैसे रामसर कन्वेंशन है, फिर उससे रिलेटेड एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड था,
फिर क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, कार्टेजना प्रोटोकॉल हो गया, नागोया प्रोटोकॉल हो गया। बहुत टाइप अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स आपको पढ़ना है। फिर इनकी फंडिंग के लिए फिर फंड्स बनाए जाते हैं, जैसे बायो कार्बन फंड हो गया, ग्रीन बॉन्ड हो गया, फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया। अब इन चीज़ों को पढ़ना है आपको। फिर नेशनल लेवल पे मान लीजिए कुछ बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे हमारा सीपीसीबी हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, एनटीसीए हो गया, यानी कि टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हो गया, एनबीए हो गया, फिर डब्ल्यूसीसीबी हो गया। और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, जैसे यूएनईपी हो गया, फिर एफएओ हो गया, आईयूसीएन हो गया। आपको इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करते रहना है। और इसके लिए आपको कुछ बहुत ही पीएचडी नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, सिंपल सा अगर कोई न्यूज़ में टर्म आता है तो आपको थोड़ा सा गूगल कर लेना है और आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। तो आप इनका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग सोर्सेज देखते हैं, सोर्सेज क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अब ये बीच वाली जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, 12th की एनसीईआरटी है। इसमें आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिकली 4 चैप्टर्स हैं, जो कि है 13 to 16 शायद। आपको इनको एकदम अच्छे से पढ़ना है। और जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, आपको बहुत सारे टॉपिक्स के इसमें से आपको मटेरियल मिल भी जाएगा। इसके अलावा मैंने 11th की बायोलॉजी भी दे रखी है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब से फॉरेस्ट सर्विस का इंटीग्रेशन हुआ है, तो इस वजह से बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप इस बुक को जब कभी भी आप बोर हो, तो आप अपने मूड को चेंज करने के लिए इस बुक में से एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में आप कुछ कुछ पढ़ सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा भी होगा और आपको आपके एग्ज़ाम में भी हेल्प होगा। फिर केमिस्ट्री का 12th 11th का केमिस्ट्री का पार्ट 2 में है, चैप्टर 14 है शायद, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो आपको वो चीज़ भी पढ़ना है। इसके बाद कुछ कॉमन रीड्स हैं, जो कि आप वैसे भी जनरली पढ़ते हैं। जैसे एक तो आप इनमें से कोई पेपर पढ़ सकते हैं, या तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए या द हिंदू पढ़ लीजिए। कुछ लोग दोनों पढ़ते हैं। आपको इनमें से कोई एक अच्छे से डीपली पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको अगर कुछ एनवायरनमेंट रिलेटेड न्यूज़ आया मान लीजिए, तो आपको उसके बारे में गूगल पर सर्च कीजिए। और फिर एक बेसिक सा उससे उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। फिर आप साइंस रिपोर्टर भी पढ़ सकते हैं। इसका आपको डीपली नहीं पढ़ना है। इसमें क्या करना है कि मान लीजिए कोई नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, तो आप उसके बारे में नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई स्पीशीज़ के बारे में अगर कुछ चर्चा हुई है जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपको लगे कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो आप उसके बारे में भी इसमें से देख लीजिए। आपको सुपरफिशियली इस साइंस रिपोर्टर को पढ़ना है। फिर योजना, आपको पता ही होगा योजना क्या करती है। कभी कभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक स्पेशल इशू निकालती है, आप इसके बारे में पढ़ लीजिए। इंडिया ईयर बुक जो है वो मोस्टली बहुत सारे एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड और एक ज्योग्राफी का भी चैप्टर होता है। आप उसको पढ़ लीजिए तो आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगा। फिर ज्योग्राफी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये देखिए क्यों लिख रखा है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो हमने देखे वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं ज्योग्राफी के साथ। तो जब हम ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं, या फिर आप वो एनसीईआरटी से कीजिए या किसी बुक्स से कीजिए, तो वहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा कॉमन रीडिंग ज्योग्राफी हो गया। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखा गया है क्या कि बहुत बार क्या होता है कि यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। अगर मान लीजिए उसने क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया, तो क्वेश्चन के अंतर्गत उसने जो ऑप्शंस दे रखे थे, वो कुछ ऑप्शंस को चुन कर क्या करता है, एक नया क्वेश्चन बना देता है। तो हमें इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। फिर कुछ एस्पिरेंट्स वेबसाइट्स भी पढ़ते हैं, और आपको भी पढ़ना चाहिए। अब वेबसाइट में क्या पढ़ना है, जैसे इन्वायरमेंट के लिए MOEF-CC का वेबसाइट हो गया। आपको इसमें क्या एक चीज़ ध्यान देना है, कि जो इसके अंदर अबाउट वाला जो पेज होता है, और इसके अलावा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाला पेज होता है, आपको इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है और कोशिश कीजिए कि अपने नोट्स में उसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। फिर इसके अलावा आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी आप वेब पेजेस पे जा सकते हैं, जैसे कि WWF हो गया या फिर IUCN हो गया। तो आप इनके वेबसाइट्स पे भी रेगुलरली आप देखते रहिए कि क्या नया अपडेट है, कौन किसके साथ टाई अप कर रहा है, वो सब क्वेश्चन बन सकता है। एक एटलस सभी एस्पिरेंट पढ़ता है। इसमें पढ़ने का क्या फ़ायदा है कि जैसे आप जो नेशनल पार्क पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे नेशनल पार्क पढ़ते हैं, तो अगर आप सिर्फ बुक से पढ़िएगा कि किस स्टेट में पाया जाता है, तो आपको वैसे याद करने में बड़ा मुश्किल होगा।
तो अगर आप उसको अपने मैप के साथ लिंक करके पढ़िएगा तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप याद भी कर पाइएगा, आपको मेमोरी भी उससे अच्छा रहेगा। तो आप एटलस के थ्रू भी इन्वायरमेंट की तैयारी कर सकते हैं। कुछ स्पेशल रीड्स हैं, जैसे डाउन टू अर्थ करके एक मैगजीन है, वो स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट करके एक मैगजीन निकालता है एनुअल बेसिस पे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। हालांकि डाउन टू अर्थ जो है मंथली भी निकालता है, लेकिन आप अगर आपके पास टाइम है तो आप मंथली पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनुअली तो एनुअल वाला जो इसका जो आता है जर्नल, आप इसको तो पढ़िए ही पढ़िए। इसके अलावा 3 बुक्स देखिए यहाँ पर दे रखे हैं मैंने, एक डी आर खुल्लर की है, एक राजगोपालन की है और एक माजिद हुसैन की है। आप इनमें से कोई भी एक बुक सिलेक्ट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि कुछ चीज़ों को हमें अवॉइड करनी है। जैसे कि अब मैंने लिख रखा है, देखिए शंकर आईएएस। अब आपको शंकर आईएएस में कुछ इश्यूज है जो मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि शंकर आईएएस में बहुत सारे जो मटेरियल है वो विकीपीडिया से उठाया हुआ है, और आप आई गेस आपको पता होगा कि विकीपीडिया जो है बहुत ही ऑथेंटिक सा सोर्स नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा डाइसी हो जाता है शंकर आईएएस को पढ़ना। इसके अलावा शंकर आईएएस क्योंकि कोचिंग का मटेरियल है, तो ये क्या करता है, ये हर साल अपने मटेरियल को अपडेट करता है। अपडेट करने से क्या होता है कि जो भी मान लीजिए 2019 में मान लीजिए सवाल आया, तो उससे रिलेटेड इसने मटेरियल अपने उसमें नोट्स में डाल दिए। अब अगर कोई एस्पिरेंट इस साल पढ़ रहा है और उसने फिर इसे पढ़ने के बाद मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया, तो उससे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस वजह से उसे क्या लगता है कि ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सारे क्वेश्चन जो है इसी बुक से आ रहे हैं, तो इसलिए एस्पिरेंट्स का इसके ऊपर ध्यान चला जाता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको शंकर आईएएस नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको डीपली नहीं पढ़ना, आप कुछ कुछ टॉपिक्स मान लीजिए इससे पढ़ सकते हैं, रिवीजन करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन पढ़ना है। देखिए एक बात तो ये है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको अपना नोट्स बनाना है। अब करंट अफेयर जो कोचिंग जो बनाती है करंट अफेयर्स, वो क्या करती है, वो उसमें उनका अपना पर्सपेक्टिव होता है कि उनको अगर मान लीजिए कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट लगा तो उन्होंने अपने कंपाइलेशन में डाल दिया। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर दिया हो जो आपके नज़र में इंपॉर्टेंट हो, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट हो। तो आपको इसलिए अपना न्यूज़पेपर का नोट्स पढ़ना है। आप करंट अफेयर के जो कंपाइलेशन है, आप इसको रिविजन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, नोट्स प्रिपरेशन। अब मैंने जो अभी आपको सोर्सेज बताए हैं, आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको उनको एक बार पढ़ लेना है। एक बार पढ़ने के बाद आप उसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट कुछ लगे अगर, तो आप उस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट करने के बाद क्या होगा कि आपके पास एक मटेरियल रेडी हो जाएगा। अब आपको उन हाइलाइट्स में से आपको की टर्म्स को जो है, एक आप नोटबुक बना लीजिए, नोटबुक में उन की टर्म्स को लिख लीजिए। आपको ये चीज़ नहीं करना है कि आप सेम टू सेम अपने बुक में से सेम टू सेम चीज़ अपने नोट्स में लिख दे रहे हैं, वैसे नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको कोशिश करना है कि आप अपने नोट्स को छोटा बनाएं। देखिए आपको अपना काम जो है कम करना है, आपको अपना काम बढ़ाना नहीं है। तो इस वजह से आप क्या कीजिए, आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने नोट्स में लिख लीजिए, आपके पास स्टैटिक मटेरियल रेडी हो जाएगा। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो भी करंट अफेयर आ रहा है, जो भी डायनेमिक मटेरियल जो डेली डेली आ रहा है, आपको उन चीज़ों को अपने स्टैटिक मटेरियल को अपडेट करते रहना है। यानी कि आपको जो करंट अफेयर है उसको अपने स्टैटिक वाले नोट्स में इनकॉर्पोरेट करते रहिए। ठीक है, तो आई गेस इतना बहुत होना चाहिए तैयारी के लिए। और इसके अलावा आप जो भी पढ़िए उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहिए। रिवीजन से क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ हमेशा बना रहेगा। तो ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कोशिश की अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप इन टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।